वेलकम टू SERC, द फैमिली ऑफ लर्निंग। मैं अभिनव सर। बिहार बोर्ड में हर बार पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे थे, खास करके बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव को। आज हम नेक्स्ट चैप्टर आनुवांशिकता तथा जैव विकास के सारे प्रश्न को देखेंगे। तो ये पहला पार्ट है। इससे पहले के जो चैप्टर हमने करा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां से सारे वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। बिना वक्त गवाए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, मेंडल ने अपने आनुवांशिकता प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया? तो ऑप्शन है गुलाब, आम, मटर और आलू। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। क्योंकि मेंडल को मटर के पौधे में विभिन्न विपरीत लक्षण आसानी से दिख गए, जैसे सीड का शेप, पहला लक्षण सीड ऑफ कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर लोकेशन, प्लांट साइज। तो प्लांट साइड में पहला था टेल, दूसरा डाफ, एक्सियल लोकेशन था, टर्मिनल था, फ्लावर कलर पर्पल था, व्हाइट था, पॉड कलर ग्रीन था, येलो था, इन्फ्लेटेड था पॉड शेप और कंस्ट्रिक्टेड था पॉड शेप। सीड कलर येलो भी था और ग्रीन भी था, सीड शेप राउंड भी था, रिंकल भी था। इन सब सातों लक्षण को लेकर मेंडल ने अपने प्रयोग में उपयोग किया। तो मेंडल के इन सातों लक्षण जो मटर के पौधे में पाया जाता है, उसके कारण मेंडल को बहुत अधिक सफलता मिली। वेट और नॉइज पोल्यूशन है। आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को क्यों चुना? तो मेंडल ने मटर के पौधे को अपने प्रयोग में इसलिए चुना कि मटर का पौधा का जो जीवन चक्र होता है, जीवन चक्र छोटा होता है, इसमें गुणों का जो अध्ययन करना होता है, गुणों का अध्ययन आसान होता है, अनेक विपरीत लक्षण पाए जाते हैं जो कि नीचे के डायग्राम में दिया हुआ है। विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। इन सब कारणों की वजह से मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जीवन की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? CO2 भी नहीं था, NO2 भी नहीं था, O2 भी नहीं था, इनमें से सभी। हाँ, जीवन की उत्पत्ति से पहले इनमें से कोई नहीं था। धीरे धीरे पृथ्वी पे सारे तत्व तो पहले से मौजूद थे, सारे रिएक्शंस होते गए, धीरे धीरे चीजें बदलती गई। ऑक्सीजन भी उपस्थित हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड भी हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड भी आया। तो सही आंसर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मानव का उद्भव स्थान है? जी नहीं, भारत में तो नहीं हुआ था, चीन में नहीं, अमेरिका में नहीं, अफ्रीका। मानव का उद्भव स्थान यानी कि मानव की उत्पत्ति का जो साक्ष्य मिलता है, प्रमाण मिलता है, वो प्रमाण किस जगह पे मिलता है? तो अफ्रीका जगह पे प्रमाण मिलता है। एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? अगर हम बात करें तो हम लोगों में गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो आप कह सकते हैं ऑटोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स, या आप कायिक गुणसूत्र भी कह सकते हैं, लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। तो लिंग गुणसूत्र दो प्रकार के, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम दो प्रकार के, एक एक्स, सेकेंड वाई। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में एक पेयर होगा एक्स गुणसूत्र की। अगर हम मेल में बात करें तो मेल में दोनों गुणसूत्र एक्स और वाई दोनों।
ऑप्शन में प्रश्न कह रहा है स्त्री में तो एक्स और एक्स एक्स दोनों जोड़ा में रहेगा। अगर हम डायग्राम से थोड़ा सा समझे, ये मेल के लिए डिनोट और फीमेल के लिए, तो मेल में फीमेल में एक्स और एक्स गुणसूत्र रहते हैं और मेल में एक्स और वाई। अगर हम क्रॉस करवाएं, एक जनरेशन बनाए, तो इसमें 50-50% यानी कि 50% फीमेल फिटस यानी कि फीमेल बेबीज होंगे और 50% मेल रेशियो में मेल होंगे। क्योंकि ये मेल और फीमेल होना ये किस पे निर्भर करता है? पुरुष पे निर्भर करता है, मेल पे निर्भर करता है, क्योंकि मेल के पास ही वाई क्रोमोसोम होता है और वाई क्रोमोसोम ही बॉयज बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो इसके लिए गर्ल्स लोग जिम्मेदार नहीं होती है कि बच्चे मेल हो या फीमेल, इसके लिए बॉयज जिम्मेदार होते हैं कि बच्चे मेल हो या फीमेल हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑपेरिन ने नहीं, जी नहीं। डार्विन ने नहीं, डार्विन जी डार्विन नहीं सही लिखी। लेमार्क ने नहीं, जी इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें ऑपेरिन का, तो ऑपेरिन ने एक बुक लिखा था, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, और डार्विन ने लिखा था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और लेमार्क एक बुक लिखा था। आप लोग इस बुक को याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछ देता है। फिलोसफिक जूलॉजिक, ये 3 बुक था, तीनों व्यक्ति ने लिखा था। अगर हम देखें थोड़ा सा, तो ये क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक था जो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। अब तो अलग अलग प्रकाशन ने इस बुक को अपने अलग अलग प्रकाशन से छप के निकलता है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? मेंडल जी ने। मेंडल जीन को कारक बोलता था, इंग्लिश में बोले तो फैक्टर। मेंडल ने जीन शब्द का प्रयोग नहीं किया। डार्विन का तो पता नहीं, लेकिन जोहानसन नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही जीन शब्द का प्रयोग किया। सही आंसर हो जाएगा जोहानसन। अगर जीन की हम बात करें, तो कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम दिख जाएंगे। जब आप क्रोमोसोम को अनफोल्ड करिएगा, तो उसमें से आपको इस प्रकार से डीएनए की संरचना दिखेगी। यानी कि डीएनए का एक छोटा सा खंड क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। अगर आप और सटीक और सही डेफिनेशन दें, तो डीएनए का वैसा खंड जो किसी लक्षण या गुण के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि डीएनए का हर खंड जीन नहीं होता, लेकिन हर जीन डीएनए का खंड होता है। क्योंकि ये जो खंड आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये खंड की अगले पीढ़ी में कोई ना कोई लक्षण को लाएगा। हो सकता है यहां से ये खंड छोटा सा बने और ये खंड कोई लक्षण ना आए, तो ये खंड जीन नहीं कहलाए। जीन वही खंड कहलाएगा जो किसी कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार। तो आप लोग जीन की परिभाषा समझ गए होंगे, याद भी रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता? डार्विन, मेंडल, लेमार्क और वाइसमैन। मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, क्योंकि मेंडल ने ही आनुवंशिकी संबंधित सारी बातें बताई। मेंडल ने 2 प्रयोग किया था। पहला प्रयोग था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और दूसरा प्रयोग था डाई हाइब्रिड क्रॉस। इन्हीं 2 प्रयोग पर उन्होंने 3 नियम दिया था। पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा नियम था लॉ ऑफ सिग्रीगेशन,
तीसरा नियम आप कह सकते हैं उसको हिंदी में आप लिख सकते हैं स्वतंत्र विन्यास का नियम। नियम इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं प्रभावी का नियम। प्रभावी का नियम आप बोल सकते हैं। दूसरे को बोल सकते हैं पृथक्करण का नियम। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डार्विन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक अवशेषीय अंग है? रीढ़ की हड्डी, जी नहीं अभी ठीक ठाक है। अंगूठा ठीक ठाक है। कान ठीक। अपेंडिक्स, हमारे शरीर में पाया जाने वाला अपेंडिक्स क्या है? अवशेषीय अंग है। कुछ और अवशेषीय अंग जैसे पॉइंट ऑफ ईयर, ये यानी पिन्ना कह सकते हैं। पिन्ना, ईयर पिन्ना, मसल्स हो सकता है, टॉन्सिल ये वाले हिस्सा हो सकते हैं। उसके बाद विजडम टीथ क्या है? और मेल निप्पल, ये सारी चीजें अपेंडिक्स आप कह सकते हैं अवशेषीय अंग है। बड़ी हेयर अवशेषीय अंग है। तो ये बहुत सारे कुछ ऐसे नाम है, आप याद रखिएगा। लेकिन मुख्य रूप से आप अपनी क्लास के लेवल पे अपेंडिक्स सबसे ज्यादा क्या करिए याद, हो सके तो विजडम टीथ भी याद रखिएगा। ये दो ज्यादातर ऑप्शन में रहते हैं। तो अपेंडिक्स क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अवशेषीय अंग के रूप में। अगला प्रश्न है, समझात अंग का उदाहरण। हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, जी नहीं ये तो होने से रहा। ओस और घास, ये भी उपरोक्त सब तो नहीं हो सकता। हाँ, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद क्या है? अवशेषीय अंग। वैसे हम अगर बात करें अवशेषीय अंग की, सॉरी समझात अंग की, तो हुमैन का जो हाथ है, बैट का पंख है, यानी चमगादड़ का, व्हेल का पंजा है, कैट का पंजा, ये सब क्या है? अवशेषीय अंग के रूप में। आपको ह्यूमरस दिख जाएंगे सब में, रेडियस दिख जाएंगे, अल्ना दिख जाएंगे, कार्पल्स दिख जाएंगे, मेटाकार्पल फ्लेंजेस दिख जाएंगे। सारे संरचना हम आप पास आराम से हर एक में देख सकते हैं, क्योंकि सब एक कलर करके दे दिया गया है। आप आराम से मिला मिला के देख सकते हैं कि यहाँ पे भी रेडियस है, इसके पास भी रेडियस है, इसके पास भी है, और यहाँ पे भी वो संरचना दिख रहा है। हाँ, छोटा बड़ा थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज आपको दिख जाएंगे, लेकिन वही चीजें रहेगी। तो सही आंसर अपना हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो ऑप्शन है टेट, छोटी टी, बड़ी टी, बड़ी टी, बड़ी टी, छोटी टी, छोटी टी, स्मॉल डबल टी है। अब अगर हम बात करें तो बौने, मेंडल ने पौधे के एक लक्षण को लिया था। पहला तो था बौना, दूसरा था लंबा। तो बौने के लिए उन्होंने छोटे टी का प्रयोग किया था, और लंबा के लिए उन्होंने कैपिटल टी का प्रयोग किया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा स्मॉल टी। कैपिटल टी होता तो लंबा होता। अगर हम डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, तो थोड़ा सा डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम देख लेते हैं। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में दो दो लक्षण को लिया जाता है, एक तो लंबे, दूसरे कोई भी लक्षण ले लिया, यहाँ पे एक अलग लक्षण ले लिया। तो अब डायहाइब्रिड क्रॉस का, अच्छा पहला क्रॉस था मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड, इसमें जब आप देखेंगे तो इसका अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो निकाले, या फिनोटाइप ही पहले लिख देते हैं, तो फिनोटाइप हम अगर लिखें तो 3:1 होता है, और जीनोटाइप अगर हम लिखें 1:2:1 होता है। और अगर हम डायहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटाइपिक की बात करें तो 9:3:3:1। अगर हम इसका जीनोटाइप की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जीनोटाइप लिख लेते हैं, तो 1:2:4:1:2:1:1, अच्छा इसमें बीच में छूट गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, यानी कि 12:24:12:12, एक आप याद रख सकते हैं क्या, 12:24:12:12:1। आसान से भाषा में, बस यहाँ पे आप अनुपात लगा दीजिए, हो गया। शॉर्ट ट्रिक क्या है, 12:24:12:12:1।
16 पौधे दूसरी पीढ़ी में प्राप्त होते, सेकेंड जनरेशन में। डिटेल में हम बात कर लेंगे जब थ्योरी का क्लास चलेगा, तो उसमें हम पूरे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस सबको देख लेंगे आराम से, चिंता की बात नहीं है। बस छोटा छोटी बात आप जो यहाँ पे हम लिखे वो याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष एवं स्त्री दोनों में, किसी में नहीं। अगर हम लिंग गुणसूत्र की बात करें तो दो टाइप का होता है, एक एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। अब जब आप इन दोनों को देखेंगे तो मेल में आपको दोनों गुणसूत्र दिख जाएंगे, जबकि फीमेल में आपको सिर्फ एक्स का ही डबल दिखेंगे, जोड़ा दिखेंगे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, पुरुष में दोनों गुणसूत्र जोड़। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र कितने युग्म होते? सामान्य कोशिका की बात करें, आप ध्यान दीजिएगा, कौन सा कोशिका है, सामान्य कोशिका। तो थोड़ा सा डायग्रामेटिकल हम लोग चले, देखिए अगर हम ओवम की बात करें और स्पर्म की बात करें तो इसमें कोश गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या निर्माण होगा, जायगोट, तो गुणसूत्रों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 46। यानी कि पैर में अगर हम बात करें, युग्म अगर बोल देता है, युग्म का अंग्रेजी शब्द क्या होता है, पेयर्स होता है, मतलब जोड़ा होता है। अगर दूसरा हिंदी बोले तो क्या, जोड़े होते हैं या जोड़ा होता है। तो अगर हम 46 को जोड़ा में लिखे तो कितना लिखेंगे, 43 पेयर, यानी कि एम्ब्रायो के हर एक सेल में आपको 23 जोड़े दिख जाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा क्या, 23 जोड़ा, पेयर्स में हो जाएंगे। अगर यहीं पे युग्म देके संख्या दिया हुआ, युग्म नहीं देता और यहाँ पे क्या दे देता, संख्या, तो तब फिर आपका सही आंसर क्या हो जाता, 46 हो जाता। याद रखिएगा संख्या और युग्म दोनों अलग अलग है। संख्या एक सामान्य कोशिका में कितनी हो जाएगी, 46, और युग्म हो जाएंगे 23। अगर सामान्य कोशिका नहीं रहे, जनन कोशिका रहे या युग्म यानी कि शुक्राणु गैमिट रहे, युग्मक रहे, तो उसमें फिर संख्या हो जाती है 23। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वंशागति नियम का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन ने? जी नहीं, डार्विन ने प्राकृतिक चयन का, रॉबर्ट हुक भी नहीं किए थे कोशिका का खोज के, जेसी बॉस भी नहीं, यानी कि मेंडल ने ही क्या किया था, अनुवांशिक या वंशागत नियम प्रतिपादित किया था। सारे नियम हम पहले ही दूसरे प्रश्न में ही बता दिए हैं, और डिटेल में बात नहीं की, डिटेल में बात अगले थ्योरी की क्लास में हम लोग कर लेंगे। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के होते हैं? कीटों के पंख और चमगादड़, समजात अंग, अवशेषीय अंग, संवृत्ति अंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवृत्ति, और समजात अंग को ही दूसरे शब्दों में संवृत्ति अंग बोला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पक्षी और चमगादड़ के पंख, समजात अंग, संवृत्त अंग, अवशेषीय अंग, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का भी हो जाएगा संवृत्ति अंग। देखिए समजात अंग किसको कहेंगे, समजात अंग किसको कहेंगे या संवृत्त अंग किसको कहेंगे? देखिए कार्य समान हो, कार्य समान हो और बनावट या उत्पत्ति अलग अलग हो, अलग क्या कहलाएगा, संवृत्ति। कार्य अलग हो और बनावट समान हो, समजात अंग कहलाते। तब बैट का, पक्षी का, ये सॉरी चमगादड़ का आप पंख देखिए तो कुछ इस प्रकार से इसकी क्या है, बनावट है, जो पक्षी से बिल्कुल अलग दिखा रहा है, लेकिन उड़ काम क्या है, दोनों का उड़ने का ही काम है, तो संवृत्ति अंग हो जाए। अब अवशेषीय अंग तो जिसका कोई काम रह ही नहीं गया, तो सही आंसर हो जाएगा संवृत्ति अंग। अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु। बहुत से बच्चे यहाँ पे एक चीज गलती करते हैं, अरे सर चिंपैंजी तो हम लोगों का पूर्वज के रिश्तेदार हुए, तो चिंपैंजी सही आंसर होनी चाहिए। नहीं बाबू, चीन के जो विद्यार्थी हैं वो भी तो मानव ही है, होमोसेपियंस ही है ना। अब नाक थोड़ा सा छिपा हुआ है इसका मतलब थोड़े ना कि हम लोग से वो नहीं मिलता हुआ है, थोड़ा सा हाइट छोटा हो रहता है वो। तो सही आंसर होगा बाबू चीन के विद्यार्थी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।